Hello, good morning, students. This is Om sir again, and you are watching on Om's online English classes. बच्चों, पिछले सेशन और आज के सेशन के बीच काफ़ी ड्यूरेशन हो गया है दरअसल, और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए जो है वह ये डिले हुआ क्लास में। खैर, इससे कोई ख़ास जो है वो आप लोगों के पढ़ाई पर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आज का जो अगला सेशन होगा वो टू हैव वर्ब का होने जा रहा है। इससे पहले मैंने टू बी वर्ब जो है वो आप लोगों को बताया था, उसके साथ इन्फिनेटिव का भी यूज़ बतलाया था। तो अब हम आगे जो है वह बढ़ेंगे और नेक्स्ट जो है वह जो सेशन है वो टू हैव वर्ब का होने जा रहा है। आप लोग जब वर्ब पढ़े थे तो आप लोगों को याद होगा कि वर्ब के फंक्शन को मैंने बताया था, और वर्ब का एक मेन फंक्शन मैंने बताया था कि ये एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड है, यानी कि यह एक्शन बतलाता है। लेकिन इसका दूसरा फंक्शन हमने आप लोगों को बताया था, वो था पोजीशन का, और एक फंक्शन जो है वह स्टेट यानी कि अवस्था बताने की बात जो है वह कही थी मैंने। तो टू बी वर्ब के माध्यम से हमने एडजेक्टिव और नाउन के साथ जो है वह स्टेट के बारे में जाना है। और चूँकि अगला जो वर्ब का फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टू हैव वर्ब पढ़ने वाले हैं, तो इसमें बेसिकली हम लोग बात पोजीशन की करेंगे, क्योंकि टू हैव वर्ब का प्रयोग जो है वो हम लोग बेसिकली पोजीशन बताने के लिए करते हैं। तो इसलिए यूज़ ऑफ टू हैव वर्ब टू हैव वर्ब की संख्या जो है वो कुल 3 है, जिसको कि हम लोग हैव, हैज़ और हैड के रूप में जानते हैं। ठीक है बच्चों। तो टू हैव वर्ब के बारे में कुछ और भी ज़्यादा जानकारी आप लोगों को दे दूं। टू हैव वर्ब का प्रयोग हम लोग पोजीशन बताने के लिए करते हैं, और पोजीशन क्या है उसकी भी चर्चा करेंगे। टू हैव वर्ब के बारे में और भी कहा जा सकता है कि इसके बाद जो है वह या तो वर्ब का तीसरा रूप आता है, या नहीं तो पोजीशन के लिए इसके बाद जो है वह नाउन का जो है वह रूप आता है। यानी कि इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग समझेंगे आगे तो इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि हैव, हैज़ और हैड, ये जो तीनों टू हैव वर्ब हैं, इसके बाद या तो कोई नाउन आएगा, और अगर नाउन आएगा तो वो पोजीशन को बताएगा, और या फिर अगर क्रिया का तीसरा रूप आएगा तो वो किसी न किसी परफेक्ट टेंस को बताएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो। ठीक है। तो टू हैव वर्ब के बारे में आगे हम लोग जानते हैं। टू हैव वर्ब का यूज़ प्रेजेंट या पास्ट के पोजीशन
पोजीशन दरअसल अधिकार की चीज़ों को कहते हैं। एवरीथिंग दैट वी हैव इज़ आवर पोजीशन। जैसे मेरे पास आप देख सकते हैं कलम है, तो ये मेरा पोजीशन है। तो हर वो चीज़ जो हम रखते हैं, जो हमारे अधिकार में है, वो हमारा पोजीशन है। तो इसलिए पोजीशन हर उस चीज़ों को कहेंगे जिस पर कि हम अपना अधिकार रखते हैं। तो टू हैव वर्ब का यूज प्रेजेंट या पास्ट के पोजीशन को दर्शाने हेतु किया जाता है। अब आप देखेंगे कि टू हैव वर्ब की संख्या चूँकि 3 है, तो इसमें से प्रथम दो यानी हैव और हैज वो प्रेजेंट के पोजीशन को बतलाता है, जबकि हैड पास्ट फॉर्म है हैव का ही, जो कि पास्ट के पोजीशन को यानी कि अतीत में हमारे पास क्या था उसको बताने का काम करता है। तो इसलिए टू हैव वर्ब का यूज़ प्रेजेंट या पास्ट के पोजीशन को दर्शाने हेतु किया जाता है। इसे लिख ले, फिर आगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये इसका स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर हो गया, जिस पर कि हम लोग सेंटेंस जो है वह तैयार करेंगे, लिखेंगे। इसे लिख लें बच्चों, फिर आगे एग्जाम्पल जो है वह इस पर लिखेंगे हम। सबसे पहले देखिए जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव, हैज़ और हैड का प्रयोग करना है। हैव हैज़ प्रेजेंट को दर्शाता है, जबकि हैड पास्ट को, पास्ट के पोजीशन के लिए यूज़ करेंगे इसे। और उसके बाद पोजीशन के रूप में जो भी वस्तु होगी वो बेसिकली नाउन ही होता है। वस्तु आप जानते हैं कि नाउन ही होता है, लेकिन नाउन में ही आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें कि क्वालिटी एवं स्टेट को भी जो है वह बतलाने की बात जो है वह हम लोग कर चुके हैं। यानी कि नाउन को हम स्टेट और क्वालिटी के नेम के रूप में भी जानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में। तो यहाँ वो भी आ सकता है, यानी नाउन अगर है तो कोई भी नाउन यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो है वह एग्ज़ाम्पल जो है वह आप देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट कोई ले लेते हैं, एक प्रोनाउन ले लेते हैं। सबसे पहले आई ही ले लेते हैं, एक आई। और वाक्य प्रेजेंट में चूँकि लिखना है तो हैव या हैज़ का प्रयोग करेंगे। और आई जो है वह फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर से आता है, आपको पता है, ये पर्सनल प्रोनाउन आप लोग पढ़ चुके हैं। और इसके साथ हैव का प्रयोग होता है, हैज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। हालांकि यह सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ हैव का प्रयोग होता है। ये एक कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल जो है वह सिचुएशन है। तो आई के साथ हैव का प्रयोग होता है, हैव लिखेंगे। और उसके बाद कोई ना कोई नाउन जो है यहाँ पर लिखेंगे। जैसे अब मुझे बताना है पोजीशन के रूप में कि मेरे पास जो है वो एक चश्मा है। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो इस चश्मा के लिए यहाँ पर जो है वह नाउन के रूप में हम चश्मा को क्या लिखेंगे वो गौर कीजिएगा। आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। आप लोगों को पता होगा कि चश्मा के लिए हम लोग स्पेक्टिकल्स वर्ड का यूज़ करते हैं। और ये डबल पार्ट वाले जो है वह नाउन की कैटेगरी से आते हैं। आप लोगों को बताए हुए थे कलेक्टिव नाउन में भी कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके डबल पार्ट होते हैं, तो उसको अगर देखा जाए तो वो हमेशा प्लूरल होता है और प्लूरल फॉर्म में ही उसको लिखते भी है।
लेकिन अगर उसको एक यूनिट के रूप में दिखाना हो तो उसमें ए पेयर ऑफ का यूज़ करके लिखा जा सकता है। तो इसलिए ए पेयर ऑफ का प्रयोग जो है इस चश्मा के लिए किया गया है, इसको एक यूनिट के रूप में बताने के लिए। और स्पेक्टिकल्स के बारे में और भी जान लेते हैं। ये एक और भी एक अलग किस्म का नाउन होता है जो कि सिंगुलर होता है, स्पेक्टिकल, जिसका कि अर्थ होता है सीनरी यानी दृश्य। तो ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। इसका केवल और केवल अर्थ चश्मा के लिए होगा और इसका प्रयोग जब भी होगा वो दृश्य के लिए, सीनरी के लिए किया जाएगा। ठीक है, सीनरी भी अपने आप में एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक उसी प्रकार स्पेक्टिकल भी अपने आप में एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जबकि ये जो है वह प्लूरल नाउन होता है। तो आई हैव अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, इसका अर्थ हो गया मेरे पास एक चश्मा है। इसका हिंदी आप लिख सकते हैं मेरे पास एक चश्मा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि पोजीशन के रूप में जो भी वस्तुएं हमारे पास होंगी उसे दिखाने के लिए, चाहे वो प्रेजेंट में हो हमारे पास या कभी पास्ट में हमारे पास रहा हो, उसे दिखाने के लिए पोजीशन के तौर पर टू हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। सी हैज़ ब्यूटी। अब यहाँ भी आप देख सकते हैं बच्चों, ब्यूटी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यहाँ पर आया है। ये भी एक नाउन शब्द है और ब्यूटी का अर्थ हो गया हिंदी में सुंदरता। सी हैज़ ब्यूटी यानी उसके पास सुंदरता है या उसे सुंदरता है। तो सुंदरता जो है वह उसका क्या है, पोजीशन है, और ये वर्तमान में है उसके पास सुंदरता। इसलिए आप देख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर फॉर्म का यूज़ किए हैं हैव और हैज में से, हैज़ का प्रयोग किए हैं, जबकि हैव प्लूरल होता है तो सी के साथ यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद नाउन का प्रयोग हुआ है, यानी उसके पास सुंदरता है। अगेन यह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा जिसको कहते हैं। दे हैव प्राइड। गर्व या अभिमान को हम लोग प्राइड कहते हैं। यहाँ फिर से आप देख सकते हैं, फिर से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया है। तो हर बार हम देखते हैं कि टू हैव वर्ब के बाद जब भी नाउन का प्रयोग करते हैं तो यह पोजीशन को बतलाता है। इसका अर्थ हो गया उन लोगों को घमंड है या उन लोगों के पास अभिमान है, को घमंड है। घमंड और घमंडी में फ़र्क समझिएगा बच्चों। प्राइड और प्राउड, प्राउड एडजेक्टिव वर्ड है, प्राउड, और प्राइड जो है वह वर्ब के साथ साथ एक नाउन शब्द है। ये नाउन भी है, साथ ही यह वर्ब का भी नेचर रखता है। तो उन लोगों को घमंड है, दे हैव प्राइड।
अब कुछ बच्चों को हमने देखा है अक्सर ये इस टू बी और टू हैव के बीच में डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और वो जहाँ टू हैव वर्ब होना चाहिए वहाँ टू बी का प्रयोग कर देते हैं, जहाँ टू बी वर्ब की डिमांड होती है वहाँ टू हैव का प्रयोग कर देते हैं। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि दोनों ही वर्ब के प्रयोग में क्या बेसिक डिफरेंस है। दे के बाद कब आर का प्रयोग करना है और दे के बाद कब हैव का प्रयोग करना। आप जानते हैं कि आर भी प्रेजेंट को बतलाता है, हैव भी प्रेजेंट को बतलाता है, आर भी प्लूरल है, हैव भी प्लूरल है, फिर भी यहाँ आर का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों? तो इस वर्ब को और इस एम आर को आप फिर से याद कीजिए। आप लोगों को शुरू में बतलाए हैं टू बी वर्ब के बारे में। टू बी का अर्थ ही होता है होना, बनना या होना। तो जब हम बनने या होने की, किसी चीज़ के बनने या होने की बात करते हैं तब हम टू बी वर्ब का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब पास में पोजीशन के तौर पर किसी चीज़ को रखने की बात अगर हम करते हैं तब हम टू हैव वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो दे हैव प्राइड, उन लोगों को घमंड है, ना कि वे लोग घमंडी हैं। ठीक है, वे लोग घमंडी है जब रहेगा हमारा वाक्य, यानी उन लोगों के घमंडी बनने या होने की जब बात होगी तब हम लिखेंगे दे आर, और तब उसके बाद यहाँ प्राइड नहीं बल्कि प्राउड लिखेंगे, यानी एडजेक्टिव से काम चलाएंगे। क्योंकि व्यक्ति गर्व नहीं बनता है, गर्वीला बनता है, घमंड नहीं बनता है बल्कि घमंडी बनता है। तो इसलिए यहाँ पर केवल एडजेक्टिव का प्रयोग तब करेंगे अगर टू बी वर्ब का यहाँ प्रयोग करें। तो संभवतः आप समझ गए होंगे कि टू हैव वर्ब और टू बी वर्ब में जो मेजर डिफरेंस है। अब एक पास्ट से एक एग्जांपल लेते हैं। पास्ट के जो है वह पोजीशन की बात करते हैं। माय ग्रैंडफादर हैड an old watch. मेरे दादाजी के पास एक पुरानी घड़ी थी। है नहीं बच्चों, थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैड का प्रयोग हुआ है, हैव या हैज़ का प्रयोग नहीं हुआ है, और हैड पास्ट फॉर्म है, पास्ट के पोजीशन को बतलाता है, पास्ट के पोजीशन को बतलाता है हैड। इसलिए माय ग्रैंडफादर हैड एन ओल्ड वॉच का अर्थ हो गया कि मेरे दादाजी के पास एक पुरानी घड़ी थी। अब यहाँ आप देखेंगे कि हैड के बाद सीधे नाउन न लिख करके साथ में कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग किए इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए। तो इससे कोई बड़ी बात या कोई बहुत बड़ी जो है वह कह सकते हैं चेंज की बात नहीं है। यहाँ नाउन अकेले है, यहाँ नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एक एडजेक्टिव एक्स्ट्रा जो है वो आया है। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जहाँ भी चाहें नाउन के पहले एडजेक्टिव जो है वह उस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उस नाउन की विशेषता बतलाने के लिए ऐड कर सकते हैं। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? मेरे दादाजी के पास एक पुरानी घड़ी थी। है नहीं, थी। ठीक है। एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं, अमेरिकन इंग्लिश में इसी टू हैव वर्ब के लिए, इसी पोजीशन को बतलाने के लिए हैव गॉट, हैज़ गॉट, हैड गॉट का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है। तो कुछ इनफॉर्मल टॉक्स में भी हम लोग जो है वह इसका प्रयोग करते हैं। आई हैव गॉट अ कार, दैट मीन्स आई हैव अ कार। आई हैव गॉट अ कार, दैट मीन्स आई हैव अ कार। तो जो आई हैव अ कार का अर्थ है वही अर्थ आई हैव गॉट अ कार का अर्थ है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है।
ये एक छोटी सी जानकारी थी जो एडिशनल आप लोगों को जो है वह पास में रखनी है। आई हैव गॉट अ कार लिखें या आई हैव अ कार लिखें, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादा जो है वह फेमस है। तो इसी प्रकार से सब्जेक्ट चेंज करने के साथ साथ आप हैज़ गॉट का या हैड गॉट का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी हैव, हैज़, हैड के बाद V3 फॉर्म आता है, तो गेट का V3 फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे इसके नेगेटिव फॉर्म की। इसके नेगेटिव फॉर्म को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न रहता है स्टूडेंट्स के मन में, और उसको दूर करने का हम लोग आज प्रयास करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस टू हैव वर्ब का नेगेटिव बनाने हेतु हैव, हैज़, हैड के बाद नो या नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में कोई संख्या सूचक शब्द जैसे ए, एन, 1, 2, 3 या फिर एनी जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो नॉट का प्रयोग होता है, अन्यथा नो का प्रयोग किया जाता है। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे कि टू हैव वर्ब से जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। अब ऐसे में कन्फ्यूज़न ये होता है कि कब जो है वो नो का प्रयोग करें और कब नॉट का प्रयोग करें। तो यदि वाक्य में किसी एडजेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्या सूचक विशेषण शब्द का प्रयोग अगर हुआ हो, चाहे वह आर्टिकल ए और एन के फॉर्म में हो या फिर 1, 2, 3 इस तरीके का कोई जो है वो कार्डिनल नंबर हो या फिर एनी का प्रयोग हुआ हो, तो ऐसे एडजेक्टिव के प्रयोग रहने पर वाक्य का नेगेटिव अगर आपको बनाना पड़े तो नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप हर बार जो है वह नो का प्रयोग करेंगे। तो ये जो है वह एक कह सकते हैं कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है वह एक रूल है
टू हैव वर्ब के साथ कि इसका नेगेटिव बनाने के लिए हमें दो बातें ध्यान में रखनी होती है, एक तो नो और एक नॉट। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको ज़रा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एज अ वर्ड नो जो है वह अपने आप में एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन के पहले आ सकता है, और नॉट जो है वो अपने आप में एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव के पहले आएगा तो वो एडवर्ब होना चाहिए। तो इसलिए अगर इन सारे एडजेक्टिव का प्रयोग रहे तो वहाँ आप नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब का प्रयोग होना चाहिए। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि नो और नॉट दोनों का हिंदी अर्थ तो सेम है, यानी दोनों का अर्थ है नहीं, लेकिन अगर देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से और इसके फंक्शन के हिसाब से तो ये बिल्कुल अलग अलग जेनर के शब्द हैं। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि टू हैव वर्ब का नेगेटिव बनाने हेतु हैव, हैज़, हैड के बाद नो या नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में कोई संख्या सूचक शब्द जैसे ए, एन, 1, 2, 3 इस तरीके से बाकी भी जितने भी नंबर्स हैं उसके अलावा एनी जैसे एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नो का नहीं। और बाकी कंडीशंस में हमेशा नो का प्रयोग किया जाता है। तो ये दो बातें ध्यान में आपको रखनी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं नेगेटिव से। अब देखिए, आई हैव नॉट अ कार। आई हैव नॉट अ कार, मेरे पास कार नहीं है। अब देखिए, कार के पहले ए का प्रयोग हुआ है आर्टिकल के रूप में, और इस वजह से चूंकि यह अब एडजेक्टिव का काम कर रहा है इस कार नाउन के लिए, ये नाउन शब्द है, इसके लिए यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसके पहले जब भी आएगा तो एडवर्ब के रूप में नॉट आएगा। तो इस चीज़ को नोटिस करेंगे। आई हैव नॉट अ कार। अब अगर देखा जाए कि अगर इस कार से ए को हटा दिया जाए, हालांकि सिंगुलर है फिर भी हम हटा सकते हैं, लेकिन हटाएंगे तो यहाँ पर नॉट गलत हो जाएगा, फिर से इसको इम्प्रूव करना होगा और नॉट को नो बनाना होगा। यानी कि चाहे इस तरीके से इस वाक्य को लिखें या फिर इस तरीके से लिखें, आई हैव नो कार लिखें, सिंगुलर और प्लूरल। कार्स भी लिख देंगे तो भी जो है वह यह वाक्य गलत नहीं होगा। यानी कि नो का प्रयोग जो है वह सिंगुलर, काउंटेबल और प्लूरल, काउंटेबल साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी होता है। यानी हम अनकाउंटेबल नाउन भी यहाँ लिख करके देख सकते हैं। ही हैज़ नो पेशेंस। आप लोगों को बता चुके हैं ENC और ANC एंडिंग वर्ड जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो कि अनकाउंटेबल है अपने आप में। तो ही हैज़ नो पेशेंस, उसे धैर्य नहीं है। They had not two books। आप देख सकते हैं संख्यावाचक शब्द का प्रयोग किए हैं, इस वजह से यहाँ नॉट लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि अगर पहले से किसी संख्यावाचक शब्द का प्रयोग रहता है तो नोट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नो का प्रयोग करते हैं। चाहे वो नाउन सिंगुलर हो, प्लूरल हो या अनकाउंटेबल हो, नो का प्रयोग बिल्कुल सही होगा। एनी का प्रयोग भी करके देख लेते हैं। जैसे देखिए, She had not any idea। She had not
एनी आइडिया, एनी के चलते नॉट का प्रयोग हुआ है, आप देख सकते हैं, एनी एडजेक्टिव है। सी हैड नॉट एनी आइडिया, उसे कोई जानकारी नहीं थी, उसे कोई जानकारी नहीं थी। We have no idea। सेम सेंटेंस देखिए आप, लेकिन इसमें एनी का प्रयोग चूँकि नहीं हुआ आइडिया के साथ, इसलिए यहाँ नो का प्रयोग सही है। हम लोगों के पास कोई जानकारी नहीं है। प्रेजेंट की बात हो रही है। हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। तो अब हमें लगता है कि आप लोगों को नो और नॉट के इस कन्फ्यूजन से बिल्कुल जो है वह निजात मिल गई होगी। अब इसके इंटेरोगेटिव की बात कर लेते हैं। यस नो इंटेरोगेटिव पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जिस प्रश्न का जवाब यस और नो में दे सकते हैं उसे हम लोग यस नो इंटेरोगेटिव कहते हैं। यस नो इंटेरोगेटिव के बारे में जान लेते हैं। सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब को आगे कर लेना होता है, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो जाता है। टू हैव वर्ब सबसे आगे, यानी हैव और हैज़ या फिर हैड उसको सबसे आगे कर लेना है। फिर उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिखना है और पोजीशन के लिए नाउन जो है वो लास्ट में ऐड कर देना है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये हो गया आपका यस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसे आप यस नो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेंगे हम। हैव यू enough time? Have you enough time? क्या आपके पास या क्या तुम्हारे पास या क्या आप लोगों के पास, आप कह सकते हैं। यू तो आप जानते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल ईदर मेथड से हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसका अर्थ अगर आप हो सकता है तो आप लोग भी हो सकता है, तुम हो सकता है तो तुम लोग भी हो सकता है। तो हैव यू इनफ टाइम, क्या तुम लोगों के पास पर्याप्त समय है, क्या आपके पास पर्याप्त समय है। तो इनफ का प्रयोग यहाँ पर हम किए हैं, ध्यान दीजिएगा, नाउन के पहले, यानी ये शब्द आपका नाउन है जो कि पोजीशन है, और एडजेक्टिव के रूप में इनफ का प्रयोग हुआ है जो कि नाउन के पहले हुआ है। इनफ के बारे में जितना कुछ अभी तक बताए हैं वो इनफ नहीं है। अब समझ सकते हैं इनफ जो है वो एडवर्ब भी होता है। सेम शब्द देखिए, इनफ जो है वो एडवर्ब भी होता है। जब यह एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो ये आपको एडजेक्टिव के बाद आता है, और जब हम इसको एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो ये नाउन के पहले आता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ चूँकि नाउन शब्द हम लिखे हैं इसलिए इनफ पहले आया है, लेकिन अगर इसका प्रयोग एडजेक्टिव के साथ करेंगे तो इसको एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे। जैसे आई एम
इनफ हैप्पी अगर लिख देते हैं इसी तर्ज पर, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैव यू इनफ टाइम। टाइम नाउन है और उसके पहले इनफ लिखे हैं, बिल्कुल वाक्य सही है। लेकिन यहाँ हम हैप्पी एडजेक्टिव शब्द लिखे हैं, लेकिन काम हमने वही किया है जो हम नाउन के साथ करते हैं। तो जो नाउन के साथ ट्रीटमेंट हमने किया है इनफ का, वो हम एडजेक्टिव के साथ कर रहे हैं, जो कि गलत है। अगर यह एडजेक्टिव है तो इनफ का प्रयोग यहाँ एडजेक्टिव के रूप में नहीं हो सकता, इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में हो सकता है, और इसलिए इनफ को एडजेक्टिव के बाद लिखना सही होगा, यानी हैप्पी के बाद इनफ लिखना सही होगा। अब जा कर के यह वाक्य सही हुआ, आई एम हैप्पी इनफ, मैं काफ़ी खुश हूँ। तो इनफ के बारे में भी आप लोग समझ गए कि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, एग्ज़ाम में जो है वह काफ़ी दफ़ा पूछा जाता है, आप लोगों को सेंटेंस करेक्शन में भी पूछ सकता है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे इनफ का कि यह एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों शब्द है। अगर यह नाउन के पहले आएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, और नाउन के पहले आना भी चाहिए। इसको बाद में लिखेंगे हैव यू टाइम इनफ तो वो गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। हैव यू इनफ टाइम, इसका अर्थ हो गया क्या तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। सॉरी, हैज़ ही, पीस, हैज़ ही पीस, क्या उसे शांति है। हैड दे नॉलेज, अब ध्यान देंगे, अभी तक नाउन ऐसा मैंने लिखा है जिसमें कि ए एन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाउन अगर ऐसा हो हमारा जो कि सिंगुलर और काउंटेबल हो तो ए एन का भी प्रयोग हो सकता है। जैसे कि एक वाक्य देखिए, हैव यू अ स्टोरी बुक, हैव यू अ स्टोरी बुक, क्या तुम्हारे पास कहानी की किताब है। तो आप देख सकते हैं येस नो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं। हैव हैज़ हैड को आगे रखते हैं और उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद हमारा पोजीशन यानी कि नाउन। ठीक है, अब जब येस नो इंटेरोगेटिव लिखते हैं बच्चों तो एक बात और जो है वो जेहन में आप लोगों को रखनी चाहिए कि कभी कभार हैड वाले ऐसे वाक्य को हम लोग मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। तो इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कैसे। एक सेंटेंस हम लिखेंगे जो बिल्कुल यस नो इंटेरोगेटिव आपको दिखेगा, लेकिन उसमें थोड़े से जो है वह चेंज के चलते उस वाक्य का जो है वह बिल्कुल अर्थ जो है वह अलग हो जाएगा। जैसे देखिए, हैड सी अ डॉटर, इसका अर्थ आप लोग क्या लगाएंगे?
इसका अर्थ आप लोग यही समझेंगे कि हैड सी अ डॉटर, यानी क्या उसकी एक बेटी थी। बिल्कुल सही, क्योंकि यह यस नो इंटेरोगेटिव है और साइन ऑफ इंटेरोगेशन इसकी निशानी है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हम इसी वाक्य को फिर से लिखते हैं, हैड सी अ डॉटर। अब इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन हम नहीं दिए हैं। ध्यान से देखिए, इस वाक्य का भी एक अर्थ है, लेकिन यह यस नो इंटेरोगेटिव जैसा क्या वाला अर्थ नहीं देगा। इस वाक्य का, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि इसका अर्थ है कि क्या उसे यानी स्त्री यानी महिला या फिर कोई लड़की, ठीक है, क्या उसे एक बेटी थी। बिल्कुल सही, क्या उसे एक बेटी थी, प्रश्न है, इसका जवाब है यस या नो। लेकिन इस वाक्य का अब अगर अर्थ देखें, चूँकि इसमें साइन ऑफ इंटेरोगेशन नहीं है, तो ये बिल्कुल इससे अलग वाक्य है और यह भी एक मीनिंगफुल वाक्य बनाता है। हैड सी अ डॉटर, शी वुड बी रिलैक्स्ड, या फिर शी वुड बी हैप्पी दे देते हैं। इस वाक्य को देखिए, इस वाक्य को बिल्कुल लिखा गया है यस नो इंटेरोगेटिव की तरह, लेकिन यह यस नो इंटेरोगेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। फिर ये क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। इस एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के क्रम को पलट करके वर्ब और सब्जेक्ट का कर दिया गया है। और ऐसा किया गया है इसके सपोजिशनल नेचर की वजह से। जब हम सपोजिशनल सेंटेंस इफ़ से लिखते हैं वाक्य, तो इस वाक्य को इस तरीके से लिखते हैं, इफ़ सी हैड अ डॉटर। यदि उसकी एक बेटी होती तो वह खुशहाल होती। सी वुड बी हैप्पी, सी वुड बी हैप्पी, वो खुशहाल होती, वो खुश होती, सुखी होती। तो इफ़ कंजंक्शन है और जब यह शुरू में लगा होता है तो इफ़ से हम लेटरल मीनिंग अर्थ भी ले लेते हैं शुरू में, यदि या अगर का। अच्छी बात है, बिल्कुल वाक्य जो है वह हमारे जद में होता है, उसके मीनिंग को आराम से समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जब इसी वाक्य को इस तरीके से लिखा जाता है बच्चों, तो फिर इस वाक्य का अर्थ समझने में कुछ लोगों को दिक्कत होती है। अब समझिए कि जो अर्थ इस वाक्य का है वही अर्थ इस वाक्य का है। तो ये जो कंजंक्शन है, इसमें इस कंजंक्शन को अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसे आप कर सकते हैं, लेकिन उसके एवज में आपको क्या करना होगा, सब्जेक्ट और वर्ब का जो क्रम है उसको वर्ब और सब्जेक्ट का, यानी कि इसको पलट देना होगा। इसी मतलब चीज़ को हम लोग इन्वर्जन के रूप में जानते हैं। इस तरीके से वर्ब के क्रम को बदलना, यानी कि सब्जेक्ट के बाद यूजुअली हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, और अगर हम उस क्रम को पलटते हैं तो या तो इंटेरोगेटिव बनाने हेतु करते हैं, और दूसरा एक कंडीशन है ये इन्वर्जन। इन्वर्जन जब हम लिखते हैं तब भी इस तरीके का जो है वह काम हम लोग करते हैं कि वर्ब और सब्जेक्ट के क्रम में फेर बदल कर देते हैं, यानी उसको इंटेरोगेटिव जैसा लिखते हैं। और ढेर सारे इन्वर्जन्स आपको आगे भी बताएंगे। बहुत सारे इन्वर्जन्स जो है वो एडवर्ब के चलते भी होते हैं, कंजंक्शन के चलते भी होते हैं। यहाँ बेसिकली अभी कंजंक्शन के बदले में किया गया है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि जो हम येस नो इंटेरोगेटिव लिखते हैं, बिल्कुल उसी स्ट्रक्चर पर पास्ट वाला एक सपोजिशनल सेंटेंस लिखा जाता है इन्वर्जन के रूप में, जिसका अर्थ यदि या अगर से होता है। तो अभी तक हमने जो कुछ भी जाना है, जो कुछ भी सीखा है, उस पर कुछ बेस्ड सेंटेंसेस जो है वो आप लोगों को ट्रांसलेट करने के लिए हम देना चाहेंगे, और जब कल अगला सेशन होगा तब इस ट्रांसलेशन की हम लोग फिर से चर्चा
करेंगे। तो कुछ सेंटेंसेस आप लोग लिख लीजिए, जैसे कि आप लोग ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। और ये जो इन्वर्जन वाला जो आप लोगों को मैंने फॉर्म जो है वह बताया है, उसे खास जो है वह रूप में ध्यान से रखेंगे, क्योंकि जब टेंस शुरू होगा तो फिर ये सारे सेंटेंसेस फिर से रिपीट होने वाले हैं। अभी से अगर ध्यान में रहेगा आप लोगों को तो ये काफ़ी अच्छा होगा। लिखिए, मेरे पास पर्याप्त धन है। पर्याप्त का आप लोगों को बता चुके हैं, इनफ होता है। इनफ मनी लिख सकते हैं आप। उसके पास कुछ नहीं है। नेगेटिव हो गया ये। कुछ नहीं का आप नथिंग लिख सकते हैं सीधे सीधे। इसमें आपको अलग से नॉट लगाने की या नो लगाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ नहीं के लिए मैंने वर्ड शब्द लिख दिया है, नथिंग। बुद्धिमानी है, विजडम बुद्धिमानी को कहते हैं। डोम एंडिंग वर्ड भी आप लोगों को बता चुके हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ए पेयर ऑफ एंकलेट्स लिख सकते हैं, पायल या पाजेब के लिए। एंकलेट्स पायल को कहते हैं। भारत के पास काफ़ी प्राकृतिक संसाधन था। प्राकृतिक संसाधन आप जानते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन। तो इस तरीके से ये पांचों सेंटेंस जो है वो आप लोग ट्रांसलेट करके लाएंगे और मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।